हे गाइस, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। शेयर योर थॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष भार्गवा सर, जिनकी 2 किताबें पब्लिश हो गई हैं। ये भोपाल में लगभग 5 सालों तक अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। अभी दिल्ली के शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और एज अ टीचर ये काम कर रहे हैं। आज हम इनसे इनकी किताबों के बारे में बात करेंगे और इनसे बात करेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है किताबों को लिखते हुए और किताबों को पब्लिश करवाते हुए। और हम ये भी बात करेंगे कि शिक्षा से ये कैसे जुड़े हुए हैं, किस तरह से स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। सो आइए सबसे पहले हम सर की स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। जी। तो सर, हम जब भी बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ा हुआ है, आप इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? एजुकेशन समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी एजुकेशन का एक हिस्सा बन गया है जी। अब आप उससे बच नहीं सकते। आप टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने एजुकेशन को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। खास करके कोरोना टाइम में यदि हम देखें तो टेक्नोलॉजी ही है जिसके कारण हम एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी के जरिए हम एजुकेशन को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज़ है और इसका यूज़ किया जाना चाहिए एजुकेशन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। इसके कुछ सदुपयोग हो सकते हैं, वो अलग बात है, मगर मैं जहाँ तक देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में यूज किया जाए तो एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभकारी है। सो अभी सर ने ये 2 किताबें लिख चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं, एक नल दमयंती और एक है दूसरा बेरंग लिफाफे। दोनों किताबें आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो सर, इन 2 किताबों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके लिए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है लिखने का? सबसे पहले मैंने जो पहली किताब लिखी थी बेरंग लिफाफे, तो बस उसके लिए ये था कि एक कहानी थी मेरे पास और मुझे लगता था कि कुछ एक्सपीरियंस है जो दुनिया के साथ शेयर किया जाना चाहिए। उसमें काफ़ी कुछ मेरे ही एक्सपीरियंस हैं। तो बस मैं सिर्फ इस नाते कि एक शिक्षक होने के नाते जब लगता है कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें दुनिया को शेयर करनी चाहिए, तो बस वही एक मुझे पहली किताब लिखने के लिए मोटिवेट किया। उसके बाद किताब लिखने के बाद दूसरा पार्ट जो आता है पब्लिकेशन का, तो जब पब्लिकेशन के लिए भी मेरी एक पब्लिशर से बात हुई, उन्होंने भी गाइड किया कि कैसे आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बस मैं फिर आगे बढ़ता गया और अपनी किताब लिखने के बाद आगे काम पब्लिकेशन का था। तो उन्होंने भी अपने एंड पे काफ़ी कुछ मोटिवेट किया मुझे और मुझे लगता है इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मुझे लगा कि इस फील्ड में लिखते रहना चाहिए। और मैंने लगभग 4 महीने बाद ही अपनी दूसरी किताब लिखी है। तो पहली जहाँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर जो मेरे प्रशासनिक अनुभव रहे हैं, मेरे जो ग्रामीण जीवन के एक्सपीरियंस, हॉस्टल लाइफ के एक्सपीरियंस, उन सब का एक अनुभव रहा है उसमें। और दूसरी जो है वो पौराणिक कहानी है राजा नल की। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपने 2 किताबें लिख ली हैं और जैसा मैं रिव्यूज़ देख रहा हूँ अमेज़न पे और मैं बहुत अच्छी किताबें चल भी रही हैं, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किताबों को लिखना या कहानियाँ लिखना कितना आसान है या मुश्किल है और क्यों है? हम यदि जब किसी से बात करते हैं तो हमें अपनी कहानी दूसरे को सुनाना बहुत आसान है। आपसे मैं पूछूं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं तो आप बता देंगे मुझे, आप अपनी कॉलेज की लाइफ, आप अपना बचपन, सब कुछ बता देंगे। लेकिन जब यदि मैं कहूं कि आप इसे लिख कर दें तो हम लिख नहीं पाते। जैसे जब मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं तो मैं देखता हूं एक बच्चे से मैं पूछता हूं कि बेटे क्या चल रहा है आजकल तुम्हारे साथ, वो बता देता है। मुझसे कहता हूँ लिख कर दो तो वो 4 लाइन भी नहीं लिख पाता। तो लिखना मेरे हिसाब से बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपनी चीज़ कहना है, लेकिन उसमें उस लेवल के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा डर होता है लोगों में। तो पहली बार लिखने के दौरान एक थोड़ा सा एक जो डर का अनुभव होता है उससे हमें निकलना पड़ेगा और फिर लिखना बिल्कुल उतना ही आसान है जितना बोलना है। मैं कई बार देखता हूँ, जैसे मैं खास करके कहता हूँ कि इम्पोस्टर सिंड्रोम करके एक चीज़ मैं लेखकों में देखता हूँ। हर कोई ये सोचता है कि यार मैं लिखूंगा तो ऐसा ना हो दूसरे को बुरा लगे, ऐसा ना हो मैं एक्सपोज हो जाऊँ। एक इस टाइप की एक फीलिंग होती है व्यक्ति के अंदर और वो उसे लिखने से रोक रही होती है। जबकि मेरा मानना लिखना बिल्कुल वैसा ही है जैसा बातचीत करना है। जब आप बोल सकते हैं, कोई चीज़ सुना सकते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं। जी। तो सर, जैसा मैं भी दूसरे जगहों पे पढ़ता हूँ और किताबों के बारे में या लेखकों के बारे में, तो हर जगह से रिस्पांस आता है कि पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो लिखना और पढ़ना दोनों में क्या ज़रूरी है? एज अ राइटर आप क्या सोचते हैं? दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। लेकिन सबसे पहला है पढ़ना। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। जब आप बहुत सारा पढ़ लेंगे तो आप अपने आप लिखना शुरू कर देंगे। लिखना एक बाई प्रोडक्ट है ज़्यादा पढ़ने का। तो कोई भी व्यक्ति यदि ज़्यादा पढ़ेगा तो अपने आप है वो लिखने पर आ ही जाएगा।
तो इसलिए, लेकिन सबसे पहले यदि दोनों में से एक चुनना हो तो मैं कहूँगा पढ़ना। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। अच्छा सर, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं और पढ़ने की बात करते हैं। पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ जहन में चलता है, हम उसे लिखते भी हैं, कहानियाँ हो, कविताएं हो, या जैसे आपने ये नल दमयंती लिखा हुआ है, इसमें पौराणिक कहानियाँ हैं, तो ये सब ठीक है। लेकिन जब इतना एजुकेशन को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लिटरेसी जो है हमारे समाज की या फिर हमारे देश की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल कुछ सालों में लिटरेसी बढ़ी है, लेकिन अभी भी मतलब कुछ लोग हैं जो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसके लिए गवर्नमेंट पिछले कई सालों से प्रयास कर रही है। जो ये लिटरेसी ना बढ़ने का कारण है या बच्चों का स्कूल छोड़ देने का कारण है, कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा फैक्टर हमारे देश में जो है वो गरीबी ही है। जी। इसके ही कारण है कि बच्चे सरकारी स्कूलों में बच्चों को ज़बरदस्ती ले तो आते हैं हम, लेकिन 5th क्लास से 8 तक कई बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सरकार फिर से भी अलग से स्कीम चलाती है, ऐसे कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि गरीबी ही है। उसके कारण बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा माहौल मिल जाता है, खास करके टीचर या आसपास के लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उन्हें ये समझा देते हैं कि तुम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आज तक तुम्हारे यहाँ कोई पढ़ा नहीं। आज भी आप देखें तो आज की डेट में भी पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल में खास करके 50% से ज़्यादा लोग फर्स्ट जनरेशन है जो पढ़ने वाली है, मतलब उनकी फैमिली में किसी ने पढ़ाई नहीं की। मैं भी अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन था जो स्कूलों में गया, जिसने पढ़ा। तो आज भी ऐसे हैं, जब अगर उन्हें कोई ये बताता कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपकी फैमिली में कोई नहीं पढ़ा, तो कहीं ना कहीं उसका और ज़्यादा मोरल डाउन होता है। और वो धीरे धीरे फिर उसे जब लगता है यार अगर पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं होना तो इससे अच्छा क्यों पढ़ें। दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ एक बेरोज़गारी है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है। जब व्यक्ति देखता है कि यार मेरे पास में MBA और BE करने वाला बंदा भी बेरोज़गार बैठा है, उसे भी कुछ जॉब नहीं मिल रहा, तो फिर मैं भी पढ़ के कर क्या लूँगा। तो कई बार इस कारण बच्चे हाई एजुकेशन नहीं करते। 10th और 12th के बाद वो सोचते हैं यार जब इसके बाद भी हमें बेरोज़गार रहना है, इसके बाद भी हमें कोई ऐसा काम करना तो क्यों ना मैं उसे पहले कर लूँ। तो वो भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं लोगों को एक जो तीसरा समाज का मैं मानता हूँ कारण कि हमें ये लगता है कि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इस कारण भी ये पढ़ाई इफेक्टेड होती है। जी। सर, जब आप लिखते हैं तो कहानियाँ, कविताएं वगैरह भी लिखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस किस विधा में मतलब एक लेखक को लिखना चाहिए, या सिर्फ एक किसी खास विधा में लिखना चाहिए? लेखक को जिसमें लिखने में अच्छा लग रहा है लेखक को उसमें लिखना चाहिए। हर चीज़ में लिख सकता है, ऐसी विधा की कोई मेरा नहीं मानना कि कोई ऐसा बंधन है कि आप इसी में लिखें। पर मार्केट के हिसाब से जब हम लिखते हैं, जैसे खास करके आप लेखकों को देखें तो उपन्यास की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है जी। उसके बाद कहानी, उसके बाद कविताएं, और कविता लिखने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति जो कविताओं में कर पाता है वो कहीं और नहीं कर पाता। तो वो एक व्यक्ति की निजी चीज़ है, जैसे जिस चीज़ में लिखना अच्छा लग रहा है लिख सकता है। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैं सब कुछ लिख सकता हूँ, तो मुझे लग रहा है लेखक को सब कुछ लिखना चाहिए, कहानी भी, उपन्यास भी और कविताएँ भी। जी। जो सही लगता है हाँ, जो आपको सही लगे वो आप लिखें, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लिखना और किताबें प्रकाशित करवाना दो अलग अलग फैक्टर हैं, दो अलग चीज़ें हैं। तो एक सवाल ये बनता है कि क्या लेखक को किताबें प्रकाशित करवा के ही वो लेखक कहला सकता है, या अगर जिसकी किताबें नहीं प्रकाशित हैं उसे भी हम लेखक कह सकते हैं? लेखक के लिए ज़रूरी नहीं है किताब प्रकाशित हो, लेकिन यदि कोई ये कहता है कि आप पब्लिश्ड लेखक हो कहता तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो एक जो डिमांड है उसमें आपको प्रकाशित लेखक ही माना जा रहा है। लेकिन आमतौर पे आप देखें फेसबुक पर कई बहुत अच्छे लेखक हैं, मैं कई लेखकों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, लेकिन उन्होंने किताब नहीं लिखी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेखक किताब प्रकाशित करने वाला ही है, लेखक तो हर व्यक्ति हो सकता है। और भी माध्यम है, मैगजीन के जरिए, पेपर के जरिए, आप कई और तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने आप को लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किताब लिखने वाला ही लेखक है, लेखक कोई भी हो सकता है। पर यदि हाँ कोई बोले कि पब्लिश्ड लेखक, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर किताब को देखा जाता है। ठीक है सर, अब जब हम किताबों की बात करते हैं तो हमें मतलब समाज में किस तरह का माहौल बनाना चाहिए और किस तरह की किताबें पढ़ी जानी चाहिए। इसमें सवाल ये होता है कि जो छात्र एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, वो उपन्यास पढ़ते हुए मतलब अपनी जो कॉलेज और स्कूल की किताबें वो पढ़ सकते हैं, वो उनके लिए मतलब क्या साबित करता है, वो अच्छा है या बुरा है? किताबें पढ़ना हमेशा अच्छा होता है, बस आप किताब उसी तरीके की पढ़ें जो आपको सही रास्ता दिखा रही हो। जैसे उपन्यास पढ़ने की बात रही, जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो मैं उन्हें कई बार मोटिवेट करता हूँ कि जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, उन्हें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस की बुक है, जैसे कि
कोई किसी भी राइटर ने ऐसी कोई बुक लिखी जिसमें उसने खुद अपने स्कूल टाइम की स्ट्रगल दिखाया हुआ है, तो वो बच्चों को पढ़ने में निश्चित रूप से बेनिफिट होगी। उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने भी ऐसा स्ट्रगल फेस किया, तो हम भी उस दौर में हैं, तो हम भी अच्छा कर सकते हैं। तो किताब पढ़ना निश्चित रूप से अच्छा है। और मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। वो हमेशा उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट देती हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कराती हैं। सर, अगर हम बात करते हैं, हमेशा मैंने सुना है, ये बहुत कॉमन एक वर्ड है कि साहित्य समाज का आईना होता है। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ये सच है कि साहित्य में वही आता है जो इस समय घट रहा है हमारे चारों तरफ। जी। कोई भी लिखने वाला, आप यदि खास करके कविताओं को पढ़ें तो व्यक्ति की वेदना या उसकी जो घटना है वही जिक्र कर रहा होता है। उपन्यास में भी है, अपने आसपास की कहानियाँ लिख रहा होता है। किसी भी व्यक्ति का आप उपन्यास पढ़ लें, किसी भी व्यक्ति की कहानी पढ़ लें, तो कहीं ना कहीं वही घटना होती है जो उसके चारों तरफ उसने देखी हुई हैं। कुछ फिक्शन छोड़ दिए जाएँ रेयरली, अदरवाइज सभी की सभी कहानियाँ वही होती हैं जो हमारे चारों तरफ हम किसी ना किसी रूप में देख रहे हैं। चाहे वो हमें फिर मूवी के रूप में दिखाई दें, शॉर्ट फिल्म के रूप में दिखाई दें, या किताब के रूप में दिखाई दें, कहीं ना कहीं है वही चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हमें घटती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्हीं से लेखक सीखता है और उन्हें शब्द देता है। जी। तो कहीं ना कहीं साहित्य बिल्कुल समाज का एक आईना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका अपना समय देने के लिए हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपके किताबों के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं फिर से अपने देखने वाले व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर की 2 किताबें बहुत अच्छी किताबें जो मैंने पढ़ ली हैं और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आप अमेज़न पे विज़िट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी आपको ये किताबें मिल जाएंगी, और आप किताबें ख़रीदिए, पढ़िए, और उसके रिव्यूज़ हमें ज़रूर, हमें भी इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और बेहतर होगा जब आप किताबें पढ़ें तो अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे उसकी कुछ रिव्यूज़ लिख दें। इससे लेखक को भी फ़ायदा होता है कि आप जो पढ़े हैं किताबों से, जो आपको ज्ञान मिला है या जो कुछ भी आपको पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आपको मिलता है, आप ज़रूर वहाँ जाके कमेंट करें। अमेज़न पे करते हैं तो किताबों के बारे में लोगों तक भी बात पहुँचती है और उससे सभी को फ़ायदा होता है। और मैं अभी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपनी किताबों के बारे में और हमारे चैनल के बारे में कुछ कहें। जी बिल्कुल। यदि आप एक स्ट्रगल की लाइफ, जो खास करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के दौरान स्टूडेंट एक स्ट्रगल करता है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो बेरंग लिफाफे लगभग उसी के ऊपर है। और इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिस की घटनाएं हैं, जिसमें आप देखते हैं कि हम सरकारी ऑफिस में जा रहे हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसे काम कराया जा रहा है, वो इसमें वो उसका हिस्सा है। तो बेरंग लिफाफे बेसिकली एक व्यक्ति की स्ट्रगल की कहानी है जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेता है, और उस जॉब के बाद की भी लाइफ है कि वो फिर कैसे उस जॉब में स्ट्रगल करता है, और उसके जो स्ट्रगल है वो जॉब के दौरान भी क्यों बनी रहती हैं और उनसे वो कैसे निपटता है। तो आप बिल्कुल, यदि आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट ऑफिस को जानना चाहते हो, आप बेरंग लिफाफे ज़रूर पढ़ें और उसका फीडबैक दें। दूसरी जो नल दमयंती है, ये पौराणिक कहानी है। बेसिकली सतयुग के राजा थे, राजा नल, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में एक जगह है नरवर, वहाँ का जो किला है वो राजा नल का ही किला है, और उन्हीं राजा नल की ये कहानी है। राजा नल और दमयंती उनकी पत्नी थी, इन दोनों की ये कहानी सतयुग की कहानी है, जो महाभारत काल से भी प्राचीन समय की ये कहानी है। इसका महाभारत में भी कुछ जगह जिक्र आता है, तो उसके ऊपर ये राजा नल की पूरी पौराणिक कहानी है। आप इसे पढ़ें और फीडबैक दें।